Question number 11. Intersection of any collection of normal subgroups of a group G dash. हमने बताना है कि अगर एक collection हो normal subgroups की तो उनका intersection भी क्या होगा. Options are normal subgroup, may not be normal subgroup, a cyclic group और an abelian subgroup. आप पहले तो आप तलाश करें कि आपके पास कोई थ्योरम ऐसा है जो कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स के इंटरसेक्शन पे हो. तो अब देखिए हमारे पास एक थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबस्पेस ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब. लिहाजा इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स इज नॉर्मल. इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और बी में से तो ऑप्शन ए है कि ये नॉर्मल सब. अच्छा, अब ये देख लें कि क्या ये हो सकता है कि एक नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक भी हो या वो अबिलियन भी हो. तो आंसर इज नो. नोट दैट ए नॉर्मल सब ग्रुप मे नॉट बी अबिलियन. वो अबिलियन नहीं हो सकता, और जब वो अबिलियन नहीं हो सकता तो वो साइक्लिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर साइक्लिक अबिलियन होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये एक ग्रुप है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ऑफ ऑर्डर n. अच्छा, इसका एक सब ग्रुप है स्पेशल लीनियर ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑल नॉन. इसमें वो तमाम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो. यानी जी हमारे पास जो ग्रुप है वो है ग्रुप ऑफ ऑल दोज रियल मैट्रिसेस whose determinant is not 0. ठीक है, n by n इसका ऑर्डर है. और उसका सब ग्रुप हम ले रहे हैं स्पेशल लीनियर सब ग्रुप. इसमें वो वाले मैट्रिसेस आ जाएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 है. अब ये जो H है, ये जो सब ग्रुप है G का, ये एक वेल नोन रिजल्ट हमें पता है कि ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप है. अब ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप है लेकिन ये अबिलियन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन A into B is not equal to B into A in general. तो ये हमारे पास एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल तो है लेकिन अबिलियन नहीं है. इसका मतलब है कि एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूरी नहीं कि वो अबिलियन हो, इसका मतलब है कि वो जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक. So the only possible result is a normal subgroup. And then 12. Z over 2Z is a quotient group of order. इसका ऑर्डर क्या होगा? Z over 2. Z is the ring of integers. Z over 2Z is a quotient group. और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, infinite, none of these. अच्छा, पहले आप नजर दुड़ाएं कि आपके पास कोई रिजल्ट ऐसा है कि नहीं. आपके पास एक रिजल्ट है कि Z over NZ is isomorphic to Zn. यहाँ इक्वालिटी की बजाय isomorphic to Zn. इसके मुताबिक फिर Z over 2Z is isomorphic to Z2. और Z2 क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर क्लासेस 0, 1 मॉडुलो 2. अब आप देखिए कि Z over 2Z is isomorphic to Z2. अब अगर दो रिंग अगर आइसोमॉर्फिक होंगे या दो ग्रुप्स अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनके ऑर्डर सेम होंगे. अब Z2 का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब है कि Z over 2Z का ऑर्डर भी 2 है. सेम इज द केस आप Z over 5Z अगर लें, Z over 5Z is isomorphic to Z5 and order of Z5 is 5, so order of Z over 5Z is also 5. इस तरह से आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं. So in this case order is 2. Question 13. A group G having order dash where P is a prime number is always abelian. Very well known result. एक ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम की पावर हो, P स्क्वायर हो, तो वो ग्रुप हमेशा अबिलियन ग्रुप बनता है. A group of order P square is always abelian where P is a prime number. Options are P4, P square, 2P and 3. So there is a well known. A group G having order P square is always abelian where P is the prime number. So correct option is B. Question 14. The number of conjugacy classes of symmetric group of degree 3 is. Symmetric group of degree 3. इसकी conjugacy classes की तादाद 6, 2, 3, 4. Solution. S3 is a symmetric group of degree 3. Degree 3 का मतलब ये है कि उसके अंदर 3 नंबर्स हैं, 1, 2 और 3. 3 एलिमेंट्स हैं. इन 3 एलिमेंट्स का एक सेट है हमारे पास. उसके हमने अब ऑल पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग्स यानी परमुटेशन लेनी है.
और वो कितनी बनती हैं, 3 फैक्टोरियल इज 6, वो 6 बनती हैं। तो S3 का ऑर्डर 6 है। इसके एलिमेंट कैसे लिखने हैं, आसान सा तरीका आप देख लें। पहले आपने आइडेंटिटी लिखना है, फिर आपने 1 2 और 3 में से दो दो एलिमेंट लेने हैं। 1 2, 1 2 आ गया है तो 2 1 की जरूरत नहीं रहेगी। 1 3, 1 3 आ गया है, 3 1 की जरूरत नहीं रहेगी। 2 3, 2 3 आ गया है तो 3 2 की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद 3 3 के 1 2 3। अब 1 2 3 आ गया। अब इसका कोई भी साइक्लिक ऑर्डर लें, आप लिखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या आप लिखें 2 3 1, या आप लिखें 3 1 2। तो ये 1 2 3 के तीनों साइक्लिक ऑर्डर है, ये इन तीनों का मतलब एक ही है, 1 2 3। अच्छा, अब 1 2 3 का इनवर्स याद रखें कि 1 3 2 होता है। 1 2 3 का इनवर्स है 1 3 2, तो इनवर्स का आना जरूरी होता है सेट में। अब 1 3 2 आ गया तो 3 2 1, 3 के बाद 2 फिर 1, या आप कोई भी इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन लेंगे तो वो तीन तरह के जो परम्यूटेशन है उनमें से एक ही आना है, 1 3 2। तीनों का मतलब ये एक ही है। तो ये एक आसान सा तरीका है S3 लिखने का। आप इसी तरह S4 की ट्राई करिएगा। जब आप ये लिख लेंगे S3, फिर आप देखेंगे कि इसमें कितनी टाइप के एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी, ये अलग टाइप है। उसके बाद 1 2, 1 3 और 2 3, ये ट्रांसपोजिशन है, ऑर्डर 2 के साइकिल है। ये तीन, इन तीनों साइकिल्स का ऑर्डर 2 है। ये तीनों एक जैसे ऑर्डर के हैं, ये एक ग्रुप बन जाएगा। 1 2 3 और 1 3 2 ये एक ग्रुप बन जाएगा। लिहाजा सिमेट्रिक ग्रुप, अगर आपके पास एलिमेंट अगर आप उसके पहले लिख लें तो आप वहां से भी देख के बता सकते हैं कि इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होगी, क्योंकि इसकी हर कॉन्जुगेसी क्लास में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी टाइप सेम होती है। अब यहाँ आपको 3 टाइप नजर आ रही है, इसका मतलब ये है इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो ये होंगी। आइडेंटिटी हमेशा अलग से आता है, और दूसरी क्लास में 1 2 1 3 और 2 3 आएगा। तीसरी में 1 2 3 और 1 3 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि अब आप देखें ये टोटल कितनी क्लासेस बन गई, ये 3 क्लासेस बन गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S4 S5 भी आ सकता है। इसी तरह क्लास इक्वेशन का आ सकता है। क्लास इक्वेशन ये होती है कि ये आपके सामने जो कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी है इनके अंदर जो तादाद होती है एलिमेंट्स की, जैसे इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। 1 + 3 + 2 = 6। तो ये हमेशा इनका सम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप जरूर S4 को ट्राई करिएगा। इसके अलावा एक इंटीजर पार्टीशन का मेथड भी है, लेकिन ये आसान है उसके मुकाबले में। फौरन से आपको कॉन्जुगेसी क्लासेस भी पता चल जाती हैं, जबकि उसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। नेक्स्ट देखिए 15। Dash is the set of all those elements of a group G which commutes with all other elements of G. This is very interesting. आप देखें अगर एक ग्रुप अबिलियन ग्रुप हो तो उसका हर एलिमेंट ही बाकी सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहा होता है। अगर एक ग्रुप नॉन अबिलियन हो तब भी उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे जरूर होते हैं जो बाकियों के साथ कम्यूट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है, ग्रुप नॉन अबिलियन भी हो, आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करती है। आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ हो सकते हैं। तो अगर उन सारे एलिमेंट्स का हम सेट ले लें जो ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि सारे ग्रुप के एलिमेंट कम्यूट करें, नॉन अबिलियन भी ग्रुप हो सकता है। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हो सकता है उसमें ऐसे हों, जैसे कि मैंने बताया आइडेंटिटी जरूर ऐसे होगी जो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। क्वेश्चन ये है कि उसका नाम क्या है उस सेट का। ऑप्शंस आर कम्यूटेटिव, सेंटर, ऑटोमॉर्फिज्म्स, none of these. So we have a definition of center of a group. Let G be a group, then center of a group is the set of all those elements of G which commutes with every element of G, just like identity element. So zeta G is actually the center of G, and it consists of elements A of G such that AG is equal to GA for every G in G. तो zeta G में वो तमाम एलिमेंट आते हैं G के जो G के ही बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं। इसमें आप देख ले कोई सब ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, ये सेंट्रलाइजर से आपने मिक्स नहीं करना है, इसमें कोई सब ग्रुप इन्वॉल्व नहीं। सो दिस इज द सेट whose elements which has the elements of G which commute with every other element of G. So correct option is center of G. This is the correct option. और ऑब्वियस रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि अगर ग्रुप G जो है वो जाते खुद अगर बिलियन ग्रुप होगा तो उसका जो सेंटर आएगा वो पूरे ग्रुप की इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखिए 16. What are zero divisors in the ring of integers module 6?
1 2 4 2 0 0 2 3 0 2 4 2 3 4। सबसे पहले देखें जीरो डिवाइजर होता क्या है, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। लेट R be any ring, an element non-zero element A is called zero divisor if there exists another non-zero element B such that A into B is equal to 0. This is also very surprising कि A और B नॉन जीरो हैं, लेकिन A B का जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है। और रिंग में ऐसा होता है कि A और B नॉन जीरो हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है रिंग में, फील्ड में ऐसा नहीं होता। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रुप बन जाता है तो उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये Z6 है हमारे पास, रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 6। इसके ये क्लासेस हैं 0 1 2 3 4 5 मॉड, इस पे 6 अप्लाई होता है। आप देखिए इसमें अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 2 3 आर 6। जब आप 6 पे मॉड 6 अप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर इज 0। अब 2 और 3 नॉन जीरो थे लेकिन मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आ गया। सेम इज द केस विद 3 2 4 3 3 4 4 4 3 into 4 is 12, मॉड 6 अप्लाई किया 0 आ गया। तो रिंग के अंदर ऐसा होता है कि दो एलिमेंट नॉन जीरो हों लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए, ऐसे एलिमेंट को जीरो डिवाइजर कहते हैं। तो अब अगर आप देखें इस पे से ट्राई करके इन सारों को देखें तो आपके पास 2 3 और 4 ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि जीरो डिवाइजर्स हैं। अच्छा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, आप अगर गौर करें तो ये 2 3 और 4 वो है जो को प्राइम नहीं है 6 के साथ। यानी को प्राइम का ये मतलब होता है कि उनमें और 6 में कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर ना हो। आप देखें 0 1 2 3 4 5 में से कौन कौन से हैं जो को प्राइम है, एक 1 है एक 5 है। ये दो नंबर ऐसे हैं जो 6 के साथ को प्राइम है, 1 और 5। अच्छा, बाकी नंबर जो हैं उनमें से हम जीरो इसलिए नहीं ले रहे कि हमने जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन में कहा था कि वो नंबर इटसेल्फ जीरो नहीं होना चाहिए, लिहाजा जीरो को छोड़ के 2 3 4 ये वो नंबर हैं जो 6 के साथ को प्राइम नहीं है और ये नंबर ही यहाँ पे जीरो डिवाइजर बनाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप के पास कोई मॉड्यूलो वाला ग्रुप हो, या आप मिसाल के तौर पे जब आप अंडर ये वो एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो प्रॉब्लम देते हैं, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता जब आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। लिहाजा आपने देखा होगा कि जब आप अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप डिफाइन करने जाएं तो आप U6 लिखते हैं। तो U6 क्या होता है, उसमें वो एलिमेंट ले लेते हैं जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं 6 के साथ, उसमें 1 और 5 आ जाते हैं और उसमें कोई जीरो डिवाइजर का प्रॉब्लम नहीं आता। वो फिर उसके बाद आपके पास वो बन जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बन जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 17। If H is a normal subgroup of G, then what is normalizer of H? Equal to H, G, E, none of these. Okay, solution. पहले देखिए नॉर्मलाइजर होता क्या है। नॉर्मलाइजर ऑफ H in G इसको डिनोट करते हैं N for normalizer of H with respect to group G is equal to the elements of G, ग्रुप के एलिमेंट्स जो जिनके लिए GH is equal to HG हो, यानी ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका H के साथ लेफ्ट को सेट बनाए तो वो राइट को सेट के इक्वल आए। All those G in G for which GH left को सेट ऑफ H is equal to the right को सेट ऑफ H with G, GH is equal to HG। तो नॉर्मलाइजर में वो तमाम एलिमेंट आते हैं जिनके साथ H का लेफ्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल आ। मिसाल के तौर पे आइडेंटिटी जरूर आता है इसमें, क्योंकि EH is equal to H, E is equal to H, आइडेंटिटी जरूर आता है। हाँ, अगर ये ग्रुप अबिलियन हो तो फिर हर एलिमेंट का लेफ्ट राइट को सेट इक्वल हो जाएगा, फिर पूरे का पूरा ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन यहाँ पे आप देखें, ये हो गया नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर में वो तमाम जी आएंगे जिनके लिए लेफ्ट टू सेट इज इक्वल टू राइट टू सेट। उसके बाद आप देखें कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होता है जिसके लिए GH इज इक्वल टू HG हमेशा हो फॉर एवरी G इन G। काम आसान हो गया हमारा। अब क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि G के हर एलिमेंट के लिए GH इज इक्वल टू HG होगा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि G का हर एलिमेंट नॉर्मलाइजर में आ जाएगा, क्योंकि GH इज इक्वल टू HG फॉर एवरी G। तो नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G पूरा ग्रुप G हो जाएगा। Hence करेक्ट ऑप्शन इज B।
this. If H is a normal subgroup of a group G, then normalizer of H in G is the whole group G. So correct option is G. Next, 18. N by N matrix with N distinct eigenvalues is dash. Diagonalizable, similar matrix, non-diagonalizable, none of these. Okay. सिमिलर मैट्रिक्स के लिए तो हमें एक से ज्यादा मैट्रिक्स चाहिए होते हैं ना, ये एक मैट्रिक्स की बात हो रही है, सिमिलर तो हो नहीं सकता। डायगोनलाइजेबल या नॉन डायगोनलाइजेबल में से एक हो सकता है। अच्छा, अब आप पहले वेल नोन रिजल्ट देखें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n, और बड़ी जबरदस्त कंडीशन लगी हुई है कि वो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रखता है। अच्छा, फिर अब आपके पास रिजल्ट है n by n मैट्रिक्स with n distinct eigenvalues has n linearly independent eigenvectors. अगर आपके n by n मैट्रिक्स में n distinct eigenvalues हों, यानी eigenvalues n जो हैं वो distinct हों, तो फिर आपके पास जो eigenvector होंगे वो भी linearly independent। अच्छा, उससे क्या होता है अगर वो linearly independent हो? A matrix with n linearly independent eigenvalues is diagonalizable। अगर हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ जाएं तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। इन दो थ्योरम को अगर आप मिलाएं तो आपके पास ये रिजल्ट बनता है कि n by n मैट्रिक्स with n distinct आइगन वैल्यूज इज डायगोनलाइजेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज A, डायगोनलाइजेबल। ओके, नेक्स्ट 19. Let T from U to V be a linear transformation from an n-dimensional vector space UF to a vector space VF, then ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, U और V दोनों के फील्ड सेम है और ये वेक्टर स्पेसेस हैं। इसकी जो डोमेन है वो U के बराबर है और उसकी डायमेंशन n वो फाइनाइट डायमेंशन। वी हैव वन ऑफ दीज रिजल्ट। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T, नल स्पेस में वो वेक्टर होते हैं जो जीरो पे मैप करते हैं, प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। रेंज ऑफ T वो होती है जिनके लिए U में कोई वेक्टर पड़ा हो कि जब T उस पर अप्लाई हो तो वो उसके इक्वल आ जाए। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस प्लस रेंज ऑफ T इज इक्वल टू 0। ये तो नहीं होगा क्योंकि U और V इसके लिए तो फिर नल स्पेसेस होनी चाहिए थी, n डायमेंशनल तो नहीं होना चाहिए था U को। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप देखें कि नल स्पेस ऑफ T ये भी पॉजिटिव है, डायमेंशन ऑफ RT जीरो तो तब हो सकता है जब ये दोनों जीरो, नल स्पेस भी जीरो हो जाए और रेंज भी जीरो हो जाए, दोनों जब ये जीरो हो जाए। अच्छा, जीरो ऑपरेटर के लिए मे भी ऐसा हो सकता हो। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसके नेक्स्ट ऑप्शन इज null space, dimension of null space plus dimension of RT is equal to 2n, double of the dimension of domain of T. Next, equal to square of the dimension of domain of T. Next is equal to the dimension of domain of T. इसके solution के लिए आपको एक result याद आ गया होगा। We have a well-known theorem called rank nullity theorem, which gives dimension of MT plus dimension of RT is equal to the dimension of the domain of T। और domain of T यहाँ पे U है और U की dimension n है। और इसमें रैंक नलिटी थ्योरम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो R of T, रेंज ऑफ T की जो डायमेंशन है उसे हम रैंक ऑफ T कहते हैं अगर T मैट्रिक्स, T अगर एक लीनियर ऑपरेटर हो। और जो नल स्पेस ऑफ T है इसकी जो डायमेंशन है उसको हम नलिटी ऑफ T कहते हैं। तो रैंक और नलिटी का जो सम है वो हमेशा डोमेन की डायमेंशन के इक्वल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश ऑफ द मैट्रिक्स। ऑप्शन है बेसिस, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह आप देखिए, डायमेंशन से मुराद एक नंबर है, डायमेंशन किसी भी स्पेस की डायमेंशन एक नंबर है, जबकि बेसिस से मुराद वेक्टर्स का सेट होता है। ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नल स्पेस भी एक सब स्पेस होती है, इसमें वेक्टर पड़े होते हैं, जबकि डायमेंशन से मुराद एक नंबर है तो वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। रैंक ये हो सकता है, ऐसे हम देखते हैं नन ऑफ दीस। अच्छा, अब आप आ जाएं डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस। रो स्पेस या कॉलम स्पेस क्या होती है? तो ये होता ये है कि आपका एक मैट्रिक्स दिया होता है, आप उसका जो रैंक है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं? आप तीन तरह से डिफाइन करते हैं।
The rank of a matrix can be defined in the following ways. Number one, the number of non-zero rows in reduced echelon or echelon form. आप उसे echelon form या reduced echelon form में चेंज करते हैं और उसके नॉन जीरो रोज की तादाद जो है वो उसका रैंक कहलाती है. अच्छा, फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. अब देखिए, जब आप उसको एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक रो जो कि जीरो हो जाती है, फर्ज करो, यानी आप सिर्फ नॉन जीरो ले रहे हैं ना, तो जो नॉन जीरो होते हैं वही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. लिहाजा ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है. आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कह लें या आप नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कह लें. इसी तरह थर्ड वे ये है डिफाइन करने का कि द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस. अब आप देखें कि जो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर हैं, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है वही तो आपकी बेसिस बनाएंगे और उन बेसिस से ही तो आपको डायमेंशन पता चलेगी. अब देखिए कि तादाद जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की हो या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स की हो या इन्हीं की यही तादाद बाद में डायमेंशन कहलाती है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस. और इन तीनों को हम रैंक कहते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन echelon form. This is equal to the maximum number of linearly independent row vectors. Rank is equal to the dimension of the row space or column space. So correct option is C, the rank.